सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में भी हमने पैराजम्बल्स किए थे लेवल 1 के, आज भी हम लोग लेवल 1 के करेंगे। ये आसान लेवल के हैं, पहले इनके ऊपर आप हाथ आजमाइए अपना, उसके बाद हम लोग हार्ड लेवल के करेंगे, ठीक है। तो जिस जिस कैटेगरीज़ के हमने पिछली क्लास में किए थे वही कैटेगरीज दोनों कैटेगरीज में रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाए और अप्रोच करने का तरीका भी आप सीख लें। तो सबसे पहले सबसे आसान वाले, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है भाई, तो आराम आराम से बोलूँगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे और साथ साथ बनाते चलेंगे। चले चलो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले आपने पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद ऑप्शन में जाना है। वो बोल रहा है एस पहला हो सकता है, और द सेटिंग असाइड ऑफ। और से कैसे शुरुआत हो सकता है, इससे पहले कोई बात बोली होगी, तो एस पहला नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ और, एस आखिरी में भी नहीं आ सकता। ऑफ लिखा हुआ है ना, तो ऑफ सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता, इसके आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो फिर ये वाला भी रॉन्ग हो गया, 2 ऑप्शन चले गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि जो कंसिडरेशन है फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फ्रीडम डज नॉट मीन दी अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, फ्रीडम डज नॉट मीन दी अपॉर्चुनिटी। तो या तो अपॉर्चुनिटी ऑफ समथिंग होता है या फॉर समथिंग होता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कुछ तो होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको फॉर, कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मतलब अपने अपने लिए जिए जाओ। अगर आपको आज़ादी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ज़िंदगी आप अपने लिए ही न्यौछावर कर दोगे। अब यहाँ पे आर के बाद क्या जा रहा है, क्यू जा रहा है। आर क्यू का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के तुरंत बाद कंसिडरेशन तो आ नहीं सकता। 2 नाउन एक साथ कैसे आ जाएंगे बिना कंजंक्शन या प्रेपोजिशन के। और फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ भी नहीं आ सकता। द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, क्योंकि सेटिंग असाइड और अपॉर्चुनिटी सेम सेम होना चाहिए था ना। अगर और लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम शब्द होने चाहिए थे, सेम तो है नहीं ना। तो आर क्यू का पेयर है। आर क्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो मतलब डी आपका आंसर है। पूरा पढ़ लेते हैं। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है किस चीज़ की, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की, कि अपने आप को ही प्लेजर देते रहो। और सेट असाइड कर दो, और बिल्कुल भी ध्यान मत दो किसका, कंसिडरेशन फॉर अदर्स। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम मिल के तो अपने अपने लिए जीते रहो और दूसरों के बारे में सोचो ही ना, उनकी कंसिडरेशन को भी सेट असाइड कर दो, उनके बारे में कोई ख्याल ही ना हो। सबके बारे में सोचना, खुद के भी, सामने वाले के बारे में भी। ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस डोमिनेशन और कंपल्शन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। आपको पता है हिंड्रेंस के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, इज अ हिंड्रेंस टू समथिंग होता है। तो हिंड्रेंस के साथ टू कहाँ पे है, ये लिखा हुआ एस और क्यू का पेयर है। एस क्यू का पेयर है। एस क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मतलब फर्स्ट आंसर हो गया क्या, बिल्कुल सही। आर कहाँ है, तो डोमिनेशन और कंपल्शन, डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का डोमिनेशन या किसी भी तरीके का कंपल्शन एक डायरेक्ट हिंड्रेंस है, बाधा डालता है किसमें, फ्रीडम में और इंटेलिजेंस में। अगर आपके ऊपर कोई हुक्म चलाए, आपके ऊपर कोई राज करे, तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस भी खत्म हो जाएगी। जो आप सोचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर कोई तानाशाही कर रहा है। तो बिल्कुल सही है आर बी एस क्यू। पहले पढ़ लिया करो, पढ़ते पढ़ते कुछ हिंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन एनर्जी। पढ़ते ही पता लग रहा है कि बनाना जो प्रोवाइड करवाता है क्या, इनफ पोटेशियम प्रोवाइड करवाता है। कॉमा लगाया तो और कुछ भी प्रोवाइड करवाता होगा। सस्टेन्ड एनर्जी देता है। सस्टेन मतलब लगातार आपको एनर्जी मिलती है। कहाँ से मिलती है, वेरियस शुगर से मिलती है। तो बढ़िया बन गया ये तो। क्यू क्यू था ना, उसके बाद पी और फिर एस फिर आर। बनाना प्रोवाइड करवाता है पोटेशियम और एनर्जी, कहाँ से, आपका शुगर से। क्यू पी एस आर कहाँ पे है, ये रहा, डी आंसर हो जाएगा। ऑफ ग्रेट ट्रबल दिस इज अ टाइम द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, ये पेयर जा रहा है क्यूपी। अब वो समय है किस चीज का, मुसीबत का समय है। क्यूपी का पेयर है। क्यूपी कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। और अगर आप देख रहे हैं दोनों में एस आर कॉमन भी है, तो मतलब एस आर का पेयर भी है, क्योंकि एक वायरस ने थ्रेटन कर दिया है दुनिया को टू दी मैक्सिमम, काफ़ी हद तक डरा दिया है।
अब कहानी ये है कि क्यूपी और एस आर पेयर तो है, बट पहले क्या आएगा, क्यूपी की एस आर। तो आप मुझे बताइए, पहले ये बोलना है कि अब वो समय है ग्रेट ट्रबल का, पहले ये बताओगे, फिर बताओगे कि क्यों है ग्रेट ट्रबल का समय, क्योंकि वायरस ने दुनिया को डरा दिया है इसलिए ट्रबल है। तो दिस इज द टाइम, बोलते हैं ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज द गर्ल whom I shall marry, ऐसा करके बोलते हैं, है ना। तो ऐसे यही अब वो समय है मुसीबत का, इसलिए वो समय क्योंकि वायरस ने थ्रेटन कर दिया है, दुनिया को डरा दिया है। तो पहले प्रॉब्लम, उसके बाद उसका रीज़न देंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यूपी में प्रॉब्लम है, उसके बाद बता रहा है कि क्यों है प्रॉब्लम, क्योंकि वायरस ने डरा दिया दुनिया को। क्यूपी एस आर होना चाहिए। तो ये रहा डी, आपका आंसर हो जाएगा। आर ऑफ द ओपिनियन सम आर्कियोलॉजिस्ट and that everybody enjoyed equal status, that हरप्पन सोसाइटी had no rulers। पढ़ते ही कुछ पता लग रहा है। अब देखो, कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इस ओपिनियन पे हैं, बिल्कुल सही। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस ओपिनियन पे हैं, किस ओपिनियन पे हैं वो हम बात करेंगे। क्यूपी का पेयर दिखाई दे रहा है हमको। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस ओपिनियन पे हैं, किस ओपिनियंस पे हैं, कि जो हरप्पन सोसाइटी है उसमें कोई रूलर्स नहीं था और हर कोई एंजॉय करता था इक्वल स्टेटस। बन गया सेंस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस ओपिनियन पे हैं कि हरप्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स नहीं था और हर कोई एंजॉय करता था इक्वल स्टेटस, है ना। तो क्यूपी और आपका आगे क्या बन रहा है, एस आर बन रहा है। पढ़ते ही पता लग रहा है ये तो। क्यूपी एस आर कहाँ पे है, ये रहा। तो जो पढ़ते ही बन रहा है ना, उसे फिर सीधा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, in the same locality marriage within a unit endogamy refers to a group living। अच्छा, एंडोगेमी क्या होता है, एंडोगेमी एक्सोगेमी दो शब्द होते हैं, आपको पता हो तो। एक्सोगेमी आपने सुना होगा, मोनोगमी है, पॉलीगेमी है, बिगमी है, सुना है ना आपने। मोनोगमी सिंगल शादी को बोलते हैं, बिगमी दो को, पॉलीगमी एक से ज़्यादा विवाह को बोलते हैं। ऐसी एंडोगमी होता है कि अपने ही ट्राइब के अंदर, अपनी ही क्लैन के अंदर, अपनी ही एरिया के अंदर शादी करना, समझ गए। और एक्सोगेमी होता है अपनी ट्राइब से बाहर शादी करना, ये इंटरकास्ट कह सकते हैं। अपनी कास्ट में ना करके कहीं और करना, बाहर, अपने एरिया से बाहर कहीं शादी करना। एक्सो, एक्सो मतलब आउट, एंडो, एंडो मतलब इंडोर, गैमी होता है मतलब मैरिज, ठीक है। तो अब एंडोगेमी रेफर्स टू व्हाट, एंडोगेमी शादी से रिलेटेड है, तो रेफर्स टू व्हाट होगा, मैरिज ही होगा, और क्या होगा। एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, है ना। तो आपका आर और क्यू का पेयर है, आर क्यू का पेयर है, कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो फिर एस पी का भी होगा। तो एंडोगेमी का मतलब है मैरिज होना विद इन यूनिट और अ ग्रुप लिविंग इन दी सेम लोकेलिटी, बिल्कुल सही। एस पी का पेयर भी है कि उसी ग्रुप में होना जो सेम लोकेलिटी के है, वहीं पे शादी होना। When steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy in the initial stages। देखो, एक बात पता लग रही है कि कोल जो है वो मेन सोर्स है किसका, एनर्जी का। कब, इनिशियल स्टेजेस में था, सॉरी पास्ट की बात हो रही है। आर एस बन रहा है। कोल जो है मेन सोर्स था एनर्जी का इनिशियल स्टेजेस में। अब कोमा लगा हुआ है, कहने का मतलब आगे और बात हो रही है। जब स्टीम इंजन्स ने डोमिनेट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तब कोल मेन सोर्स था, बिल्कुल सही। तो पी क्यू का भी बन रहा है, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू। देखो यहाँ नहीं है आर एस, यहाँ पे है बट पी क्यू नहीं है, ये गलत हो गया। देखो आर एस पी क्यू पी क्यू। अब पहले क्या आएगा भाई, कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा के आगे कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो पहले आर एस आना चाहिए। आर एस आखिरी में नहीं आ सकता क्योंकि कॉमा आखिरी में थोड़ी जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया, आपका बी आंसर हो जाएगा, समझे। कोल जो है वो मेन सोर्स था किसका, एनर्जी का, इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है, जब स्टीम इंजन ने डोमिनेट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े प्यारे बच्चे। फ्रॉम द साइंटिस्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स, हाउ इंपॉर्टेंट, ये भी पता लग रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन जो आती है सोसाइटी से। तो एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी, ये रहा एस क्यू आर पी, सी आंसर है। बहुत आसान है ये वाले। इसके बाद फिर हम वो करेंगे जो थोड़े लेंदी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने किए थे।
Brought on by destructive pests, humans have suffered frustration and food losses since earliest times. Okay, humans have suffered frustration and food losses. तो Q और R तो बन गया. Humans ने सफ़र किया है फ्रस्ट्रेशन को और फूड लॉसेस को. किस वजह से हुआ है ये फ्रस्ट्रेशन और फूड लॉसेस? जो कि आया है डिस्ट्रक्टिव पेट्स के कारण. पेस्ट होते हैं ना जो फसलों पे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो फसल खराब कर देते हैं. तो ह्यूमंस ने सफ़र किया फ्रस्ट्रेशन और फूड लॉसेस जो कि ब्रोटन मतलब किसी की वजह से आई है. किसकी वजह से आई है? जो विनाशकारी पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, इनके द्वारा. तो QRP का पेयर है. QRP कहाँ है भाई? QRP यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, मतलब सी आंसर है. तो पूरा पढ़ लेते हैं. ह्यूमंस ने सफ़र किया फ्रस्ट्रेशन को और फूड लॉसेस को जो कि आया है किसके कारण? डिस्ट्रक्टिव पेस्ट के कारण. कब से? सिंस अर्लीस्ट टाइम. अच्छा, सिंस अर्लीस्ट टाइम को सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिंस अर्लीस्ट टाइम कह रहा प्राचीन काल से ह्यूमन ने सफ़र किया है फूड लॉसेस जो कि आया है पेस्ट के कारण. मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है. मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय. ये भी समझ में आ रहा है. मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स प्लूरल है, उसके आगे वर इशूड बाय आएगा. गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय. तो PS का पेयर है. PS कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है. तो B आंसर हो जाएगा. तो पहले आएगा Q. सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया किसके द्वारा? गुप्ता रूलर्स के द्वारा इंडिया के अंदर. चलिए जी अगली कैटेगरी पे चलते हैं. बनाएंगे पहला क्वेश्चन. द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द, उसके आगे बताना क्या आएगा. तो ऑन द लिखा है तो आगे हमें नाउन की ज़रूरत पड़ेगी. नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द, विद एडिड नहीं हो सकता. सरफेस हो सकता, ऑन द सरफेस. ऑन द ऑफर्स नहीं हो सकता. ऑन द दैट कुछ नहीं है. तो पहला R होना चाहिए, पहला R होना चाहिए. तो थर्ड आंसर है, सॉरी Q होना चाहिए. मैं भी कहूँ जल्दी मिल गया आंसर. तो चलो पहला Q होना चाहिए, गलत हो गया ना. सरफेस आएगा ना, नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन दी सरफेस. तो सरफेस Q में है, ठीक है. Q दो जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे है. ऑन दी सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइट. अब उसके बाद क्या जा रहा है? QP की QR. तो P में बोला है विद एडेड और डोप्ड आयरन एंड फॉस्फर, और R में बोला है ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी. जल्दबाजी में बच्चा ऐसा कर सकता है कि नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन दी सरफेस जो कि बना है निकल सेलेनाइड से, वो ऑफर करता है हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी. बच्चे जल्दबाजी में Q के बाद R लगा सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बोला है डोप्ड आयरन एंड फॉस्फर. कहने का मतलब ये है कि जब एक जगह केमिकल कंपाउंड का नाम लिया तो पहले केमिकल कंपाउंड कंप्लीट करोगे, फिर बताओगे कि उसका मिक्सचर क्या ऑफर करता है. मतलब हाई परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को ऑफर करता है जिसकी ज़रूरत है इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलिसिस में. समझे कि नहीं? तो QP का पेयर है कि सरफेस बना हुआ है एक तो इससे जिसमें एडेड डॉप्ड आयरन और फॉस्फर भी है. तो QP होना चाहिए बेटा. QP कहाँ पे है? फर्स्ट आंसर है, जो कि ऑफर करता है हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी जिसकी ज़रूरत है इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलिसिस में. पूरा पढ़ो पहले तो सबसे पहले. चलो उसके बाद पहला R हो सकता है. R में बोला है लेटर ही मूव्ड टू कैनेडा. ही कौन है? एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर किम्बाल इन 1995. हमें नहीं पता ही कौन है, पहले उसका नाम कहीं गिवन होगा. क्या पहला P हो सकता है? P में बोल रहा है एज ए बॉय एलॉन जो है वो कीन रीडर था. कीन मतलब बहुत ज़्यादा रीड करता था, वो रेशियस रीडर था. लर्नड हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, और उसने सीख लिया था कंप्यूटर्स को कैसे कोड करना है. क्लियर? ये हो सकता है. ऐसा हो सकता है इसमें बोला बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी टू क्रिएट अ कंपनी कॉल्ड x.com. फिर से ये ही कौन है हमें नहीं पता, तो ये गलत हो गया. पहला P है. अब P के बाद R आएगा कि P के बाद Q आएगा? तो P में इलॉन की बात की है, ये इलॉन मस्क की बात हो रही है. उसके बाद अगर R देखें तो R में बोल रहा है कि वो कनाडा चला गया और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में उसने सेटअप की फर्स्ट कंपनी. और Q में बोल रहा है कि ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर. अगर आप ध्यान से देखेंगे बात यहाँ कंप्यूटर पे ख़त्म की है कि उसने कंप्यूटर को कोड करना सीख लिया, तो फिर कंप्यूटर से रिलेटेड बात होगी ना. सीधा ये थोड़ी बोलेंगे कि वो कनाडा चला गया फिर यूनाइटेड स्टेट्स चला गया. फिर इवन उसने छोटे होते ही कंप्यूटर को कोड करना सीख लिया और उसने अपनी खुद की वीडियो गेम भी बना ली. तो कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मतलब PQ होना चाहिए. तो मतलब आखिरी वाला हो जाएगा, चौथा आंसर है.
उसी के बाद बोल रहा है फिर वो कनाडा चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद चला गया, वहाँ उसने सेटअप कर ली पहली कंपनी ब्रदर के साथ, और फिर आखिरी में इसमें बोल रहा है बट कुछ टाइम बाद उसने वो बेच दी कंपनी जो कि ब्रदर के साथ सेटअप की थी, और कौन सी क्रिएट कर ली कंपनी, X.com। चले, चलो पूरा पढ़ लिया। पूरा पढ़ने के बाद पहला सी हो सकता है, सी में बोल रहा है मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स प्लांट्स लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर वार्म होता है तो और जो पानी है वो इवेपोरेट होता है सॉइल से, प्लांट से, लेक से और सीज से। हो सकता है, साइड रख लिया, इंडिपेंडेंट है। डी हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल, कि क्लाइमेट चेंज का अगर इंडिकेशन की बात करनी है तो सबसे ऑब्वियस इंडिकेशन है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सी और डी में से डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड टर्म है, सबसे इंडिपेंडेंट है। फिर भी साइड में रख लेता हूँ सी और डी को। ए हो सकता है, ए में बोला है कि जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस होते हैं प्रेसिपिटेशन में तो इससे हैवियर रेन होती है, इफ इट्स कोल्ड इनफ हैवियर स्नो भी हो जाती है, ज़्यादा कोल्ड हो तो। कौन से एक्स्ट्रा वेपर की बात हो रही है, दिस, ये वाला एक्स्ट्रा वेपर, कहीं पहले एक्स्ट्रा वेपर की बात की है, तो ए नहीं हो सकता। बी हो सकता है एटमॉस्फेयर जो है स्टोर कर सकता है एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर। एडिशनल मतलब पहले भी कई बात बोली होगी कि वाटर वेपर स्टोर करता है, फिर बोल रहेगा ना एडिशनल 4% स्टोर कर सकता है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या बी ए का पेयर नहीं बन रहा है कि एटमॉस्फेयर स्टोर कर सकता है एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। तो जब यहाँ पे बोल दिया एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, उसी को ही दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर नहीं बोल सकते कि जो ये एडिशनल होता है, फिर जब ये कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन बनता है तो इससे फिर बहुत बारिश होती है। तो हम पहला ढूंढ रहे थे, हालांकि पहला सी या डी में से कोई होना चाहिए था। पता लग रहा था क्लाइमेट चेंज बड़ा शब्द है तो यही होना चाहिए, बट हमें एक पेयर भी मिल गया बी ए का जो कि इसी के अंदर है, सेकेंड वाले में ही है, इसमें नहीं है, तो मतलब सेकेंड आंसर ही है। तो क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन क्या है, हैवियर रेनफॉल, फिर ज़्यादा वाटर एवेपोरेट होता है जब एटमॉस्फेयर वार्म होता है। अब देखो क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग, इन जनरल यही बात होती है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर वार्म होगा, वार्म होगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, सॉइल, प्लांट्स, लेक्स, सीज से इवेपोरेट होगा तो एटमॉस्फेयर फिर और स्टोर कर लेता है 4% वाटर वेपर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एडिशनल 4% और स्टोर होता है, फिर ये जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर होता है फिर ये प्रेसिपिटेशन बन जाता है जिससे कि बहुत बारिश होती है या फिर हैवियर स्नो होती है। डी, दे वर अमेज्ड, दे कौन थे हमें नहीं पता, दे वर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड बट हैज कॉज्ड द मैकेनिकल फेलियर। दे से पहले रेफर किया होगा। बी क्या है, एक स्मॉल नट जो है वो कहाँ आ गया था, फॉलन इनटू अ चैनल विच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग। किसके गियर की बात हो रही है, किसके चैनल में आ गया था, स्मॉल नट गिर गया था जिसकी वजह से गियर जो है चल नहीं पाया, हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं है। ए हो सकता है एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो है वो मेहनत करते रहे प्लेन के ऊपर 3 घंटे तक, कौन से प्लेन की बात हो रही है हमें नहीं पता। सी हो सकता है एक ह्यूज प्लेन जो है वॉज फोर्स टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक। अ ह्यूज प्लेन, सबसे पहले प्लेन को यही इंट्रोड्यूस किया, तभी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आया हुआ है कि एक बहुत बड़ा प्लेन था जिसको मजबूरन वश हमें क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी जब उसका जो लैंडिंग गियर था वो स्टक हो गया था। तो ए बिल्कुल सही है, सॉरी सी वाला बिल्कुल सही है। क्या उसके बाद ए जा रहा है, लैंडिंग गियर स्टक हो गया था, उसके बाद फिर एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो है वो 3 घंटे तक प्लेन पे लगे रहे, कौन से प्लेन पे, जिसका गियर जो है स्टक हो गया था, बिल्कुल जा रहा है। फिर डी जा रहा है, दे कौन है, मैकेनिक्स है मेरे ख्याल से। दे जो है वो अमेज्ड हो गए जब उन्होंने डिस्कवर किया कि किस वजह से मैकेनिकल फेलियर हुआ है। और फिर बी में बताया है कि एक स्मॉल नट फंस गया था भाई चैनल के अंदर जिसकी वजह से गियर चल नहीं रहा था। तो बन तो गया सी ए डी बी। चलो पहला डी, जेन गुडाल ग्रू अप इन द इंग्लिश टाउन ऑफ बोर्नीमाउथ। तो किसी का नाम लिया है, इंट्रोड्यूस किया है किसी को, तो वो वहाँ पे बड़ी हुई। डी हो सकता है। सी हो सकता है, सी में बोला है कि एज अ चाइल्ड शी, वो वेट करती थी कई घंटों तक ये ऑब्जर्व करने के लिए कि चिकन कैसे एग को ले करती है।
मुर्गी जो अंडे देती है तो उसी को देखती रहती थी, क्योंकि मुर्गी एकदम से थोड़ी अंडे दे देगी, वो घूमती है इधर उधर, मतलब इधर मुड़ती है कभी इधर मुड़ती है ना, थोड़ी सी हेजिटेट करती है, उसके बाद वो आराम आराम से अंडे देती है। तो वो उस प्रोसेस को देखती रहती थी, तो उसको देखने के लिए पेशेंस चाहिए होता, टाइम चाहिए होता है ना, तो वो वेट करती रहती है कई घंटों तक, ऑब्जर्व करती रहती है चिकन कैसे अंडे दे रही है। बट शी कौन है हमें नहीं पता ना, तो ये गया ए हो सकता है। इम्प्रेस्ड हो गई जेन के पेशेंस विद एनिमल्स, जेन का जो पेशेंस था एनिमल्स के साथ उससे इम्प्रेस हो गई, इम्प्रेस हो गया, तो ही ने चूज किया। ही कौन है, उसको एक मिशन के लिए कि जिसमें समझना है चिंपैंजीज को। ही कौन है भाई हमें नहीं पता, तो ये भी गलत, तो डी पहला है। अब डी सी की डी बी, डी सी की डी बी। वैसे तो देखो एक ही बारी में पढ़ते ही मुझे काफी सारे पेयर दिख रहे हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, समझे कि नहीं। चलो डी के बाद सी बोला है, शी शायद जेन को ही बोला है कि वो काफी काफी घंटे ऑब्जर्व करती रहती थी, हो सकता है। क्या डी के बाद बी हो सकता है कि 1957 में वो केन्या चली गई, ये शी मेरे ख्याल से जेन ही है, वो केन्या चली गई जहां पे वो मिली ब्रिटिश पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लेकी से। तो मेरे ख्याल से ये लुइस लेकी वही ही है ना, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब बी ए का पेयर है, पहला डी था और बी ए का पेयर है, बी ए यहां पे भी है, बी ए यहां पे भी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, वो इंप्रेस हो गया जेन के पेशेंस से जो कि एनिमल के साथ था, तो पहले पेशेंस वाली बात हो रखी होगी ना कि वो घंटे घंटे ऑब्जर्व करती थी चिकन को, तभी तो वो इंप्रेस हुआ होगा ना बाद में, समझे कि नहीं। तो सी वाली बात पहले होगी, आखिरी में नहीं आ सकती है। ये घंटों घंटों जो ऑब्जर्व करती थी, ये वाली बात सबसे पहले होगी, तभी तो बाद में वो इंप्रेस होगा ना। तो सी वाली बात आखिरी में नहीं आ सकती है, पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा ये पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग बता रखा है, देखो एक टर्म होता है पेलियंटोलॉजिस्ट और एक होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये पहले भी आया था क्या अभी। अच्छा वो आर्कियोलॉजिस्ट था, सॉरी, समझाया तो हूँ, पहले इसको समझो। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पेलियंटोलॉजिस्ट से आया है। पेलियंटोलॉजिस्ट कौन होता है, जो फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ, जो फॉसिल्स होते हैं ना उनको स्टडी करता है। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो जानवर के अवशेष, जो हड्डियां वगैरह बच जाती हैं उनको स्टडी करता है और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ मैनकाइंड को बोलते हैं। तो फॉसिल्स का यूज करके जो मानवता जात को समझने की कोशिश करता है वो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। फिर पीछे हमने एक वर्ड पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट, वो अलग है। आर्कियोलॉजिस्ट हम उसको बोलते हैं जो एक्सकवेशन करते हैं, साइट को खुदाई करते हैं, पुराने शहर गड़े मुर्दे निकालते हैं, जो समझ गए, वो हड़प्पन सोसाइटी, मोहनजोदड़ो सुना होगा आपने, वो उस टाइप का, वो आर्कियोलॉजिस्ट है। चले अब एक बार चेक कर लो, जेन जो है वो बड़ी हुई इंग्लिश टाउन में। एज अ चाइल्ड वो घंटों घंटों बैठी रहती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी चिकन कैसे कैसे अंडे दे रही है या कब कब अंडे दे रही है। फिर 57 में वो केन्या चली गई जहाँ पे वो मिली लुइस से, और फिर ए में बोलेंगे इम्प्रेस हो गया वो जेन के पेशेंस से, क्योंकि एनिमल्स के साथ उसका पेशेंस था, तो उसने एक मिशन पे चूज किया उसको जिसमें समझना था कि चिंपैंजीज कैसे बिहेव करते हैं। डी, टू ब्रदर्स लिव्ड ऑन एडजॉइनिंग फार्म्स इन अ स्मॉल विलेज, दो भाई रहते थे एडजॉइनिंग फार्म्स में, साथ साथ रहते थे। ओके सी, सी एंड अनफॉर्चुनेटली, एंड से शुरुआत हो नहीं सकती कि जो लॉन्ग कोलैबोरेशन है वो फेल अपार्ट कर गया, मतलब उनके बीच में लड़ाई होगी, ये नहीं हो सकता। बी, बी में दे कौन है, देन दे हैड द फर्स्ट सीरियस क्वेरल इन 40 years ऑफ फार्मिंग साइड बाय साइड, हमें नहीं पता, बट ये पता चल रहा है कि बी सी का पेयर है, कि उनकी पहली लड़ाई हुई होगी, उसके बाद कोलैबोरेशन जो है फेल अपार्ट हो गया होगा। बी सी का पेयर है, डी पहला है और बी सी का पेयर है, डी पहला है बी सी का पेयर है। ए में क्या बोला है, दे ऑलवेज शेयर्ड मशीनरी एंड गुड्स एज नीडेड विदाउट अ हिच, हिच का मतलब होता है बिना किसी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम के। तो पहले पॉजिटिव बात करेंगे, डी ए में पॉजिटिव बात हो रही है और सी बी में नेगेटिव बात हो रही है, या बी सी में नेगेटिव बात हो रही है। दो भाई रहते थे फार्म्स पे और वो हमेशा शेयर करते थे मशीनरी और गुड्स, तो पॉजिटिव बात होगी। फिर एक दिन लड़ाई होगी और उनका कोलैबोरेशन जो है वो टूट गया, तो पहले पॉजिटिव फिर दो नेगेटिव, तो डी ए पहले आना चाहिए। डी ए कहाँ पे है, ये रहा, मतलब आपका सेकंड आंसर है डी ए बी सी। हिच किसको बोलते हैं, डिफिकल्टी या ट्रबल को हम लोग बोलते हैं। चले चलो पूरा पढ़ के हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शंस में सबसे पहले बोला है डी, वंस द साउंड्स आर प्रीफेज्ड और फॉलोड बाय अ डायलॉग द सेंटेंस इज कंप्लीट।
साउंड जो है अगर डायलॉग से पहले आ जाए या डायलॉग के बाद आ जाए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। किसकी साउंड की बात हो रही है, साइड रख लेते हैं बी से। सी, सी में बोल रहा है वी देन नो, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तब हमें पता चल जाएगा, मतलब पहले कुछ बात हो रखी है, तो सी तो नहीं है। बी, बी में बोला है फिल्म्स के अंदर होता क्या है, जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो प्ले करते हैं पार्ट ऑफ द वर्ड्स, मतलब जो साउंड है वो शब्दों की जगह ले लेते हैं, कभी कभी शब्दों का जो रोल है वो प्ले करते हैं साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं। बिल्कुल ये पहला है, क्योंकि फिल्मों में साउंड इफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो बी पहला होना चाहिए। ये गलत, ये गलत। अब बी सी की बी ए, तो सी में सीधा बोला कि तब हमें पता चल जाता है कि कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन और क्यों कर रहा है, और क्लियर पिक्चर बन जाती है हमारी माइंड की आई में। लेकिन कब पता चल जाता है, ए पढ़ते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल जो साउंड है फुटस्टेप्स की वो आती है फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ अ डोर, जब दरवाजा बंद करते हैं तो वो फुटस्टेप की जो साउंड आती है वो एक तरीके का ऐसा फ्रेज होता है जो कि कन्वे करता है कुछ मीनिंग की। दरवाजा ठा करके बंद किया और फिर कोई जा रहा है तो हमको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, मतलब सस्पेंस सा क्रिएट होता है। तो मेरे ख्याल से बी सी नहीं होगा, बी ए होगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट की बात की है फिर साउंड इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया है, तो बी सी नहीं होगा, बी ए होगा। अगर बी ए होगा तो आपका फोर्थ आंसर है बिल्कुल सही। तो साउंड इफेक्ट्स प्ले करते हैं वर्ड्स का पार्ट, फिर एग्जाम्पल दिया साउंड इफेक्ट का कि भाई फुटस्टेप्स के जो साउंड है फुटस्टेप्स की जब वो एक दरवाजे के ठा करने के बाद आती है तो वो कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो कि कन्वे करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं। देखो रिलेट हो रहा है ना। फिर डी में बोल रहा है कि जो साउंड है अगर वो प्रीफेस होती है या फॉलोड होती है बाय अ डायलॉग, मतलब अगर डायलॉग से या तो पहले आ जाए या डायलॉग के बाद आ जाए तो सेंटेंस फिर कंप्लीट हो जाता है। देखो वर्ड्स का पार्ट प्ले करते हैं, वो फिर एक फ्रेज होता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो, रिलेशन में है ये बी ए और डी, बी ए डी। फिर सी में आखिरी में बोल रहा है तब हमें पता लग जाता है कि कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन को और क्यों कर रहा है, और एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। पहले वर्ड का पार्ट प्ले करेगा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा, उसके बाद ही तो क्लियर पिक्चर बनेगी ना दिमाग के अंदर। तो आखिरी में बेटा सी आना चाहिए। क्लियर है सभी मित्रों को? पूरा पढ़ लो पहले। बी हो सकता है क्या, जो मिड डे मील स्कीम है जिसका एम ये है कि प्रोवाइड करेंगे फ्री फूड चिल्ड्रन को, इज इन फोकस अगेन, हो सकता है मिड डे मील स्कीम की बात की है। ए हो सकता है, ए में इट बोला है, हमें नहीं पता इट कौन है, इसको काटा मार दो। अब बी सी कि बी ए, तो बी ए नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड। इट कौन है ये? और अगर मैं बी सी देखूं तो अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल जो है कवर होते हैं इस वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। कौन सी वेलफेयर प्रोग्राम? वेलफेयर मतलब जिससे लोगों की मदद की जा रही है, तो ये मिड डे मील स्कीम की तो बात कर रहा है, तो बी सी कन्फर्म्ड हो गया, मतलब फर्स्ट आंसर है। तो मिड डे मील स्कीम जो है जिसका एम ये है कि फ्री फूड देना है चिल्ड्रन को, वो फोकस में है। 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स कवर होते हैं इस स्कीम के अंदर। उसके बाद डी में बोला कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, नाउ वांट्स टू टेक स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। टेक स्टॉक ऑफ का मतलब है कि अब समझ रही है, उसे जांच पड़ताल कर रही है, कंसिडर कर रही है कि कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका जो प्रोग्राम जो है, ठीक है। उसके बाद फिर डी ए हो सकता है, क्योंकि शायद ये तो इट है, ये गवर्नमेंट ही है, कि गवर्नमेंट ये भी जानना चाहती है कि कितने स्टूडेंट जो है उनको न्यूट्रिशियस फूड जो है प्रोवाइड किया गया और इंप्रूव हुई ओवरऑल हेल्थ, है ना। तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है और ऑल्सो वो करना चाहती है, उसको इट करके रेफर किया, तो डी ए का भी पेयर है। सी पहला हो सकता है, एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी, नहीं। बी हो सकता है, होस्ट ने वेलकम किया उसको, किसको हमें नहीं पता। डी सी कंफर्म्ड। डी में बोला कि जो ग्रेट प्रिपरेशन है वो की गई किसके लिए, आमिर ऑफ इस्फहान्स जर्नी टू शिराज। आमिर प्रिंस को बोलते हैं, जो प्रिंस है इस्फहान का, वो जो शिराज की तरफ जा रहा था, उस प्रिंस के लिए प्रिपरेशन की गई। सी में बोला है फिर वो पहुंचा कहाँ पे, ब्यूटीफुल सिटी में पहुंचा, ओके। अब उसके बाद पहुंचेगा तो वेलकम होगा ना, होस्ट ने वेलकम किया। फिर आगे बोल रहा है बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट, गेस्ट को रेस्ट करने की बजाय, मतलब प्रिंस को रेस्ट करने की बजाय उसने कहा आई हैव अरेंज टू टेक यू फॉर शिखर,
कि मैं तुम्हें शिखर तक ले जाने के लिए तैयार हूँ, हम चलते हैं चलो, रेस्ट भी करने के लिए नहीं बोला। तो देखो पहले अराइव करेगा फिर वेलकम किया जाएगा, तो सी बी का पेयर है, तो सी बी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मतलब सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या पहला बी हो सकता है? जो नोज है वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, किसके बीच में? आंखों के बीच में, जो कि सर्व करता है एक एंट्रेंस की तरह। किसका एंट्रेंस है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। रेस्पिरेटरी मतलब ये लंग्स की बात हो रही है, ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद ए हो सकता है, फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, ये इट कौन है हमें नहीं पता। डी में क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट ऑल्सो क्लीन, इट कौन है हमें नहीं पता। तो बी ए कंफर्म्ड हो गया। तो नोज जो है वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है आंखों के बीच में, और वो एंट्रेंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। सबसे पहले वो प्रोवाइड करवाता है एयर रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए। सर्व द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल का फंक्शन भी सर्व करता है। एंड कंडीशंस द एयर बाय फिल्टरिंग, और एयर जो हमारे अंदर जाती है उसको फिल्टर कर देता है, वार्म करता है और थोड़ा सा मॉइस्चर करता है। ओके, अब बी ए के बाद क्या जा रहा है? सी की डी। तो सी में बोला इनहेलेशन के लिए उसकी दो कैविटीज हैं, ये दो आप सुराख देख रहे हैं ना, मैं उंगली नहीं मार रहा हूँ, बता रहा हूँ वैसे। तो ये एक सुराख ये है, एक ये है, वो हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो यहीं से होता है, ठीक है। अनुलोम विलोम ही होता है ना, यूं ये करके। चलो, तो इनहेलेशन के लिए दो कैविटीज हैं, सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम। सेप्टम ये बीच की जो नाक की ये हड्डी होती है ना, समझ गई, ये वाली जिसने इस वाली साइड को इस वाली साइड को डिवाइड कर रखा है। जैसे आपको पता है कुछ लोगों की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, अब ये उंगली टेढ़ी हो नहीं रही है, तो वो टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से साइनस का इशू आ जाता है बहुत लोगों को, ठीक है। नजले का इशू हो जाता है, मेरे को भी है कुछ हद तक, वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है बट हाँ माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इसलिए पता ही है, ठीक है। और अगर डी में पढ़ूँ तो डी में बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर, ये क्लीन करता है खुद को फॉरेन डेबरी से। डेबरी मतलब कचरा वगैरह जो आता है ना, क्योंकि नाक के अंदर बाल भी होते, क्या क्या समझाना पड़ रहा है आज। डायग्राम तो समझा दूँ है डेमो दे के। चलो, नाक के अंदर जो बाल भी होते हैं ना, जब हम इनहेल जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो वो कचरे को रोक लेते हैं, कचरा बाहर चला जाता है। मेरी नाक में भी कचरा सा चला गया। खैर, तो ए के बाद क्या जाना चाहिए? ए के बाद सीधा सेप्टम की बात नहीं हो सकती है। यहाँ पे अगर देखो फिल्टरिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी फिल्टरिंग की बात करेंगे कि भाई एयर को फिल्टर तो करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, अपने आप को क्लीन भी करता है, जो फॉरेन डेब्री बाहर का जो कचरा आ जाता है उससे। तो ए डी होना चाहिए। ए डी कहाँ पे है, मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा। तो पहला बोला नोज इंपॉर्टेंट है, फिर ए में बोला कि भाई वो रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाता है, एयर प्रोवाइड करवाता है रेस्पिरेशन के लिए, फिल्टर करता है एयर को। फिर डी में बोला फिल्टर करने के साथ वो क्लीन भी करता है अपने आप को। और फिर सी में बोला है कि सांस लेने के लिए उसकी दो कैविटीज़ होती हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट है, और बीच में जो वॉल है वो उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। इसलिए आपको कभी कभी लगता होगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब नाक से आ रही है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो मेरे को भी होती है सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत। और मेरे को ऐसा लगता था पहले मुझे कोई दमा अस्थमा है, क्योंकि मैं बोलते बोलते थोड़ा थक जाता था, है ना, मेरे साथ होता है। अब तो मेरी एबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले तो मैं अच्छा खासा देर बोल लेता था, अब तो मुझसे आधा पौना घंटा 1 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं बोल सकता हूँ मैं, मेरे को दिक्कत आती है लगातार, ठीक है। वैसे बोल सकता हूँ, रुक रुक के मुझे बोल रहा हूँ, लगातार मुझे बोलने में दिक्कत आती है, गले में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो हम सांस लेने की वजह से बोलते हैं। अगर हम सांस अच्छी लेंगे तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, वो वो उससे साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब एयर उसके थ्रू पास होके जाती है। तो वोकल कॉर्ड्स अपने आप में कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जब एयर मतलब सांस जब आप लेते हो तो हवा जब उनके थ्रू निकलती है तब आवाज़ आती है। जैसे ये वोकल कॉर्ड्स है, ऐसे ऐसे तभी बजते हैं जब सांस आप अच्छे से लेते हो। इवन मेरे को तो एक बार वोकल कॉर्ड्स पे नोड्यूल्स हो गए थे। जैसे ये वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स पे हल्के हल्के दाने से हो जाते हैं, ये सिंगर्स को, टीचर्स को, हॉकर्स को हो जाते हैं जिनका बोलने का काम होता है। तो जैसे वोकल कॉर्ड्स जनरली लोगों के ऐसे होते हैं, ऐसे आवाज़ आती है। मेरे को नोड्यूल्स हो गए थे, पता कैसे आवाज़ आने लगी थी? ऐसे इस टाइप की, और आनी चाहिए यूँ, मतलब क्लियर आवाज़। तो उसके चलते गले की ऐसी तैसी हो जाती है, सच बताऊं तो मैं आपको। बट
खैर अब संभाल के चल रहे हैं भाई। एक टाइम पे तो 12-12 घंटे भी पढ़ाया है मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, लिटरली बता रहा हूँ। सुबह 7 से 10, फिर 10 से 1, फिर 1 से 1:30 का लंच, फिर 1:30 से 4:30, 4:30 से 7:30। तो घाट घाट का पानी पी लिया। अब ऑनलाइन में थोड़ा सा बस कर रहे हैं। चलो एक बार जब खराब हो जाए ना गला, उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को अपना प्रोफेशन भी छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो मेरे को भी लिटरली बहुत दिक्कत होती है, बट अब प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो छोड़ नहीं सकते ना यार, पढ़ाना तो है, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे। चलो, इसलिए आपने देखा होगा मैं पानी भी बार बार पीता ही रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहता है, तो कोर्स नहीं होता। कोर्स समझते हो, खुरदरा नहीं होता है गला। अब कहोगे सर जी यूपीएससी के एग्जाम में आएगा, लिख लूँ? नहीं आएगा भाई, वैसे ही इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं करता हूँ मैं ऐसी बातें, बट स्टिल आ गया वो टॉपिक। तो ABCD, यूपीएससी की तो तैयारी भी नहीं कर रहे चलो ABCD, सी पे जाते हैं। तो सी में बोल रहा इट इज द रोड, वो रोड ही है जो डिटरमाइन करता है साइट ऑफ मैनी सिटीज की, और ग्रोथ और नरिशमेंट ऑफ ऑल। तो वो रोड ही है, मतलब रोड की पहले बात हो रखी है कि वो रोड ही है जो डिटरमाइन करता है मैनी सिटीज की साइट को और ग्रोथ को, और सबकी नरिशमेंट की बात करता है। सी पहला नहीं है, डी हो सकता है। डी में बोला रोड जो है इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनकाइंड। ये हो सकता है रोड की गुणगान कर रखे हैं, उसका बखान कर रखा है कि मैनकाइंड के बात करें तो वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस है। वैसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए था, ये ग्रामेटिकल एरर लग रहा है मुझे यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं। तो डी हो सकता है। बी हो सकता है, बी में बोला इट ऑल्सो, इट कौन है हमें नहीं पता, तो ये गलत। तो डी कंफर्म्ड है। अब डी सी की डी बी, तो डी में बोला रोड जो है ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है मैनकाइंड का। उसके बाद अगर सी में बोले तो कह रहा है वो रोड ही है जो डिटरमाइन करता है मैनी सिटीज की साइट को, हो सकता है। फिर डी के बाद बी में बोल रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनली इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड। फाइनली वाला तो आखिरी में ही जाना चाहिए ना, तो ए आखिरी में कहाँ पे है, ये रहा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। जो रोड है वो ग्रेट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है, फिर वो रोड ही है जो डिटरमाइन करता है मैनी सिटीज़ की साइट को, ग्रोथ को और नरिशमेंट की बात करता है। फिर ऑल्सो करके रोड के बारे में बताया कि ये फ्रेमवर्क देता है सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और फिर ए में बोला है कि इट कैन बी टर्म्ड एज द चैनल फॉर ऑल ट्रेड। ट्रेड जो है वो इसी के रास्ते से होती है, किसके रास्ते से, इट के रास्ते से। इट कौन है, रोड है। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आइडियाज। चले, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बनाओ भाई जल्दी से। ABCD ABCD। सी में क्या पहले बोला है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। बिल्कुल सही है कि बहुत सारे तरीकों में से एक बेस्ट तरीका ये है कि अपने पैसे को सिक्योर करो, इन्वेस्ट करके, किसमें, फिक्स्ड डिपॉजिट में। हो सकता है ए हो सकता है। जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते हैं वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर, और कितना आप टेन्योर चूज करते हैं। किसके ऊपर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो ये गलत। अब सी, डी की सी, ए, सी के बाद डी। फिक्स डिपॉजिट स्कीम के तहत होता क्या, डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है मनी को एक बारी में एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ फिक्स डिपॉजिट के बताया, और फिक्स डिपॉजिट है क्या फिर उसके बारे में बताया कि अगर सिक्योर करना है मनी को तो इन्वेस्ट करो एफडी में, और एफडी है क्या भाई, डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है मनी एक ही बारी में। बट सी, ए हो सकता है। इंटरेस्ट रेट जो है ऑफर किए जाते हैं, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। सीधा इंटरेस्ट रेट की बात आ गई, पहले बताओ तो सही एफडी में होता क्या है। तो सी, डी होना चाहिए, कहने का मतलब फर्स्ट आंसर है। और उसके बाद फिर आपका बी आएगा कि एफडी जो है ना कि सिर्फ हेल्प करती है पैसा सेव करने में, बल्कि आपकी मदद करती है कि आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। फिर बता रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड होता है बैंक के ऊपर, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया और कितने टाइम की आपने एफडी करवाई। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन। चलो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पहला बी बोल रहा है फ्रेंडशिप जो है वो इंक्रीज करता है हैप्पीनेस और डिमिनिश करता है मिजरी को, मतलब खुशियां बढ़ाता है, दुख को कम करता है। उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है। ए में बोल रहा है कि आर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट। जेस्ट का मतलब एंथुजियाज्म।
तो हमारी जो खुशियाँ हैं उसमें ना के बराबर वो होगा, एंथुजियाज्म होगा अगर हम एंगेज करते हैं उनको सॉलिट्यूड में। सॉलिट्यूड मतलब अकेले में। अकेले में मतलब खुशियाँ जो है उसका जो फीलिंग है वो कम हो जाती है, वो ये बोल रहा है। चलो मान लिया ये भी हो सकता है 1% के लिए। सी, ये जो है वो डबल कर देता है हमारे खुशियों को और डिवाइड कर देता है हमारे दुखों को। ग्रीफ का मतलब दुख। इट वाला तो नहीं हो सकता, क्लियर है। इट कौन है हमें नहीं पता। डी हो सकता है। जब हम अच्छा करते हैं तो इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद आवर सक्सेस। यहाँ इट किसी के लिए आया नहीं है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कभी आप सोचो कि ये नहीं हो सकता है। फिर जब हम अच्छा कर रहे होते हैं ना तो बहुत सही चीज़ है कि हमारे पास कुछ दोस्त होते हैं जो कि खुश होते हैं हमारी सक्सेस से, तो ये भी इंडिपेंडेंट लग रहा है, ये भी हो सकता है। अब पेयर ढूंढना पड़ेगा भाई। तो पेयर, ये एक पेयर है, देखो ध्यान से देखना। फ्रेंडशिप जो है वो इंक्रीज करता है हैप्पीनेस और कम करता है दुख को। अब फ्रेंडशिप को ही इट करके बोला कि वो डबल करता है खुशियों को और कम कर देता है हमारे ग्रीफ को, डिवाइड कर देता है दुखों को। तो सेम ही तो बात हो रही है बी सी के अंदर। खुशी बढ़ाना, दुख कम करना, खुशी डबल करना, दुख को डिवाइड करना। तो बी सी का पेयर है। तो बी सी कहाँ पे है? या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, सिर्फ पहले में फर्स्ट आंसर है। समझे कि नहीं? पक्का? चलो, सी हो सकता है पहला। टीनेजर्स जो हैं स्पेशली वल्नरेबल हैं टू सच एडवर्टीजमेंट, ऐसी एडवर्टीजमेंट से। कैसी एडवर्टीजमेंट से हमें नहीं पता। बी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट जो है वो एक्सट्रीमली यूजफुल होती हैं अगर वो ऑनेस्ट हो सकता है। सी वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बोला है सच एडवर्टीजमेंट, तो कौन सी एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है हमें नहीं पता है। अब बी ए की बी सी, तो बी ए में बोला कि वो आपकी मदद कर सकती हैं डिसाइड करने में कि राइट प्रोडक्ट क्या है आपके लिए। तो बी ए में दोनों में पॉजिटिव बात हो रही है कि अगर वो यूज़फुल हो सकती हैं, अगर वो ऑनेस्ट हो तो आपको डिसाइड करवाने में हेल्प भी कर सकती हैं। बट अगर मैं बी सी में देखूँ तो टीनेजर्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं, रिस्क में हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट के। कैसी एडवर्टीजमेंट के? शायद हार्मफुल एडवर्टीजमेंट के, इसके रिस्क में है। तो डी सी का पेयर है भाई, और फिर बी ए का पेयर है। तो बी ए डी सी कहाँ पे है? ये रहा, सेकंड आंसर हो जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट यूजफुल है अगर वो ऑनेस्ट हैं, वो मदद कर सकती हैं डिसाइड करने में राइट प्रोडक्ट, तो दोनों में पॉजिटिव बात। फिर हाउ एवर से कनेक्टर शुरू हुआ और नेगेटिव बात शुरू होगी। कुछ एडवर्टीजमेंट हार्मफुल होती हैं क्योंकि वो आपको पागल बनाने की कोशिश करती हैं। और फिर सी में बोला है कि बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट के। कौन सी एडवर्टीजमेंट? जो आपको पागल बनाती है, कुछ भी कह के बेचती है। जैसे वो रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे वो नाप तोल पे नहीं एडवर्टीजमेंट आया करती थी पतला करने की, या और भी बाल लाने की सर पे, किसी के अगर बाल उड़े हुए हैं तो वो अजीब अजीब टाइप की हमारी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाती हैं वो जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, कि रंग अगर आपका काला है तो आप ये लगा लीजिए, शरीर आपका मोटा है तो आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, है ना। तो इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लोइट, हर एडवर्टीजमेंट इनसिक्योरिटी को ही एक्सप्लोइट करती है। ठीक है, माल ऐसे ही बेचा जाता है हमारी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लोइट करके, और वो गलत वे है। ये मैनिपुलेटिव वे है सामने वाले को सामान बेचने का। जबकि एडवर्टीजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इंस्पायरिंग वे हो, सामने वाले को पॉजिटिव वे में बेचना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। क्योंकि फिर जब उससे वो चीज़, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो फिर वो सामने वाले पे गुस्सा निकालता है। यस और नो? तो मैनिपुलेटिव वे में नहीं, हमेशा इंस्पायरिंग वे में चीज़ें सामने वाले को बतानी चाहिए। उसके ऊपर डिसाइड करने दो उसको खुद ही कि उसको वो चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, ना कि उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो नेगेटिव वे वाली, समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बी, बी में बोल रहा है एक स्ट्रीम ऑफ लावा जो है बिगेन टू रश फ्रॉम द क्रेटर ऑफ वोल्केनो। जो वोल्केनो होता है ना, वो समझ गए वोल्केनो? तो और वो पूरा जो उसका क्रेटर, जिस जैसे वो पूरा समझ गए, तो वहां के क्रेटर से जो क्या है, जो लावा है वो निकलना शुरू हो गया है। ठीक है, हो सकता है। ए में क्या बोला है? इट क्या है हमें नहीं पता। इट बर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, अर्थ के इनसाइड से वो बर्स्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे छींटे आ रही है। और टम्बल्ड ओवर द एज, और वो रीस रीस के एज तक आ गया, किनारों तक आ गया। इट कौन है हमें नहीं पता, तो ये गलत। अब बी सी की बी ए, बी ए तो क्लियर है, बी सी पढ़ते हैं। वो ट्रेवल करके आया स्लोली अक्रॉस द वैली, डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस चीज को जो उसके रास्ते में आ रही है। अब आप बताओ, पहले तो लावा जो है वो निकल रहा है बाहर, उसके बाद इधर बोला है बर्स्ट, इधर बोला है ट्रेवल। तो पहले वो ऐसे बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद फिर ट्रेवल करके आएगा।
ये पहले ट्रैवल करेगा और फिर बर्स्ट करेगा। समझे क्या? बर्स्ट का मतलब ऐसे निकल रहा है बाहर, ऐसे निकला और उसके बाद फिर बाहर निकला तो ये मैं है वो वो चलो, तबीयत खराब है और आज देखो आज ही अलग ही, अभी वो पैरासीटामोल ली है ना तो थोड़ी सी जान आ गई है शरीर के अंदर। थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाती है, आधे पौने घंटे 1 घंटे के लिए, फिर एकदम से एनर्जी नीचे भी जाएगी। चलो, तो पहले बर्स्ट होगा और उसके बाद ट्रेवल करके आएगा। एसी होगा ना, एसी, सॉरी एसी कह रहा हूँ, बी ए होगा ना, बी ए। पहले लावा आएगा फिर बर्स्ट होगा उसके बाद ट्रेवल करता है। तो बी ए कहाँ है? ये रहा ना, है ना? देखो मैंने ये नहीं कहा था कि बर्स्ट करने के तुरंत बाद ट्रेवल करेगा, मैं बस ये बोल रहा था कि पहले लावा जो है वो उसका रश शुरू होगा, फिर वो बर्स्ट होगा और बाद में कभी ट्रेवल होगा। अब देखो बी में पहले बताया लावा, फिर वो अर्थ से निकल रहा है, फिर डी में बोला कि वो रोल डाउन करके वोल्केनो की साइड में आ गया, हैवी स्ट्रीम बना लिया, 20 फीट थिक है और 20 फीट वाइड है वो। और फिर सी में बोल रहा है कि फिर वो धीरे धीरे अक्रॉस द वैली आ रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि पहले एक हैवी स्ट्रीम बनेगी, है ना, रोल डाउन करके आएगा, इतना मोटा उसकी परत बता दी है और इतनी मोटी परत से फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है हर वो चीज जो उसके रास्ते में आ रही है। बी, आई नेवर न्यू माई फादर, आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, आई नेवर न्यू माई फादर और मदर। अच्छा हो सकता है ए, आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी। क्या करें? ए बी तो दोनों से थोड़े वेग से लग रहे हैं। अब आई नेवर न्यू माई फादर एंड मदर, दे डाइड वेन आई वॉज वेरी यंग। क्या बी सी का पेयर है? बिल्कुल। मेरा पालन पोषण हुआ है मेरी सिस्टर के द्वारा जो कि मुझसे काफ़ी बड़ी है, और उसी को ही शी करके बोला है ना, शी बाद में आएगा, नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। उसने मैरिज किया एक ब्लैक स्मिथ से, एंड आई मस्ट से दैट ही वॉज मच काइंडर टू मी देन शी वॉज। जितनी मेरी बहन भी काइंडर नहीं थी उतना कौन था? वो था, वो उसका जो पति था, हस्बैंड था। तो बी सी बन रहा है और ए डी बन रहा है ना, बी सी ए डी, बी सी ए डी, ये रहा फोर्थ आंसर हो जाएगा। डी सी, डी में क्या बोला है? दे नहीं आ सकता शुरू में। सी में क्या बोला है? द चाइल्ड टर्न्ड टू लुक एट हर पेरेंट्स, चाइल्ड पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, हो सकता है सी ए कंफर्म्ड है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, है ना, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। चाइल्ड टर्न टू लुक एट हर पेरेंट्स, पेरेंट्स को देखने के लिए उसने टर्न किया बट वो आगे थे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद बी डी की डी बी, उसने फिर साइड में देखा और वो वहां पे भी नहीं थे, देवर नॉट देयर इधर, बिल्कुल सही। पहले उसने टर्न किया, पेरेंट्स नहीं थे, फिर उसने साइड देखा, वो वहां पे भी नहीं थे, देवर नॉट देयर आइदर, आइदर का मतलब वो वहां पे भी नहीं थे। तो ये भी वाली बात बाद में आएगी ना, तो सी बी, सॉरी कहाँ गया, सी ए और बी डी, सी ए बी डी ये रहा, सी ए बी डी यही है ना। हाँ देखो ना, चाइल्ड ने पहले टर्न किया पेरेंट्स को देखने के लिए, वो नहीं थे, फिर उसने साइड में देखा, वो वहां पे भी नहीं थे। समझ गए ना, सी ए बी डी। बी, टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कॉन्विक्ट। अच्छा, डी में क्या बोला है? आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक, हिम कौन है हमें नहीं पता, तो डी तो नहीं होगा। ए, सून आई रीच द चर्च यार्ड, बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। कन्विक्ट का मतलब जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा है, ठीक है, तो बी पहला होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे एक और हिंट मिल रहा है इसके अंदर, देखो मेरी बात समझना। सून आई रीच द चर्च यार्ड, मैं चर्च यार्ड पहुंचा और वो चर्च यार्ड बेसिकली कहाँ, कब्रिस्तान की बात हो रही है। चर्च यार्ड में पहुंचा और वो बैठा हुआ था टूम स्टोन पे विद हिज बैक टुवर्ड्स मी, समझे, बैक जो है मेरी तरफ थी उसकी। टूम स्टोन, टूम स्टोन मतलब किसी कबर पे बैठा हुआ था, टॉम्ब स्टोन नहीं होता, टूम स्टोन होता है ये, क्लियर है।
तो क्या ए सी का पेयर नहीं होना चाहिए? ए सी का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है पहला आंसर, और बी पहला था भी। ये क्या हो गया? क्या गलती होगी? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। टू शुरू से देखते हैं। बी में क्या बोला? टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कॉन्विक्ट। टू माई सरप्राइज कॉन्विक्ट जो है मेरे सामने आ गया, ओके, अचानक से। डी में क्या बोला? आई वेंट अप एंड टच्ड हिम जेंटली ऑन द बैक। हिम तो नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता, ये तो गलत हो गया। हिम को ना, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी हिम किसके लिए आया हुआ, तो डी गलत हो गया। बी तो हो गया। ए क्या है? सून आई रीच द चर्च यार्ड। जल्दी ही मैं चर्च यार्ड पहुंच गया। अच्छा, ओके। सून आई रीच द चर्च यार्ड, मैं जल्दी चर्च यार्ड पहुंच गया। ओके ओके, पता क्या बोल रहा है वो? यहाँ क्या हुआ है? ए पहला है, इसलिए वो बोल रहा है सबसे पहले मैं चर्च यार्ड पहुंचा, चर्च यार्ड में जल्दी पहुंच गया। और जल्दी पहुंचने की वजह से फिर क्या हुआ? आई टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कॉन्विक्ट। मुझे कॉन्विक्ट मिल गया, है ना। और वो कहाँ बैठा था? ही वॉज सिटिंग ऑन अ टूमस्टोन विद हिज बैक टुवर्ड्स मी, बैठा था। तो मैं उसके पास गया और मैंने टच किया उसे जेंटली उसकी बैक पर, क्योंकि देखो पहले बैक पे बैठा, मतलब बैक पीछे करके, जैसे मैं यहाँ हूँ, वो मेरे सामने और उसकी पीठ मेरी तरफ है, तो फिर मैंने टच किया उसकी बैक पे। क्या सी डी का पेयर है? चलो बाकी सारी बातें छोड़ो, बैक और बैक की बात हो रही है। सी डी का पेयर है। तो सी डी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब बी ए होगा कि ए बी होगा? बी ए कि ए बी? देखो आप खुद बताओ मुझे। मैं पहुंचा चर्च यार्ड में, वहां मुझे मिला कॉन्विक्ट, वो बैठा था पीठ मेरी तरफ करके और मैंने टच की पीठ। ऐसा तो बोल नहीं सकता मैं कि सरप्राइजिंगली मुझे वो मिल गया, फिर मैं चर्च यार्ड पहुंच गया और फिर उसकी बैक मुझे दिखी। ये क्या बात बनी? मैं वहां गया, मैं मैंने उसको देखा, उसकी कमर मेरी तरफ थी, मैंने टच किया। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो बिल्कुल सही है, ए बी सी डी जाएगा। मेरा एक नंबर जल्दबाजी में कट जाता, खैर कोई बात नहीं। ए बोला ए। बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। लड़का जो था पुअर विडो का इकलौता बेटा था। डी, क्राइंग एंड वेलिंग द वुमेन रिपोर्टेड द मैटर टू द मजिस्ट्रेट हु वॉज नोन एज क्वाजी। रोते हुए वो गई, उसने रिपोर्ट किया, कौन से मैटर को? बी, सुल्तान गयासुद्दीन एक फेमस पठान किंग था जिसने रूल किया ओवर ईस्टर्न इंडिया। सबसे ज़्यादा जनरल सेंटेंस यही है, बी हो सकता है, क्योंकि डी में क्या मैटर था नहीं पता, ए में कौन से लड़के की बात हो रही है ये नहीं पता। अब बी सी कि बी ए? तो बी सी में बोला वन डे वाइल ही वॉज हंटिंग। ही कौन है? ये सुल्तान है। वन ऑफ हिज एरोज किल्ड अ लिटिल बॉय। तो तीर से उसने किसको मार दिया? लिटिल बॉय को मार दिया। तो बी सी जा रहा है, बट बी ए नहीं जा रहा है कि लड़का जो था वो पुअर विडो का इकलौता बेटा था। लड़के की बात सबसे पहले यहाँ हुई है सी में, तो बी सी हो जाएगा, सेकंड आंसर है। तो सुल्तान फेमस थे, उसने हंटिंग पे एक लड़के को मार दिया, लड़का इकलौता सन था पुअर विडो का, और फिर वो रोते ही उसने मैटर जो रिपोर्ट किया किसको? मजिस्ट्रेट को। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है और क्लास को वाइंड अप करते हैं। ए बी सी डी। ए में क्या है? देयर नेम्स वर एम्यूलियस एंड न्यूमिटर एंड बोथ वर इक्वली ब्रेव। देयर नेम, किन के नेम की बात हो रही है? साइड रखो अभी। तो डी में क्या है? इन द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इटली देयर वाज अ सिटी कॉल्ड अल्बास। जनरल सेंटेंस है, इटली की बात हो रही है, ब्यूटीफुल जगह, वहां पे एक सिटी है एल्बा। डी है पहला तो। अब डी सी की डी ए? तो सी में बोल रहा है इट्स सो हैपेंड दैट किंग ऑफ अल्बा डाइड लिविंग बिहाइंड 2 सन्स। हुआ क्या कि किंग ऑफ एल्बा जो था वो मर गया और उसने 2 बच्चे पीछे छोड़ दिए। और डी ए में क्या बोल रहा है? उनके जो नाम थे वो ये और ये थे। अरे पहले 2 बच्चे पीछे छोड़ोगे फिर नाम बताओगे ना, तो डी सी होना चाहिए और उसके बाद फिर ए आएगा। ठीक है, डी सी ए है ना, बिल्कुल सही। और फिर आखिरी में बी आएगा। जो लोग थे एल्बा के वो डिसाइड नहीं कर पाए हु शुड मेड बी द किंग, तो इन दोनों में से कौन किंग बनना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे पैराजंबल्स भी खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से हार्ड लेवल की शुरुआत करेंगे, इससे काफ़ी अच्छे लेवल के हैं वो, तो थोड़ा सा अपनी वो पेटी को कस लीजिए है।
क्रिटिकसली जी यही होता है, चलो जो भी होता है ठीक है, तैयार हो जाओ, अच्छे लेवल के पैराजम्बल्स हम अगली क्लासेस के अंदर, मतलब आने वाली क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।